हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, एक बार जिन बच्चों ने हमें लाइव ज्वाइन किया है सीए इंटर एसएम रेगुलर बैच में, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में देख के बता दीजिए। दोस्तों एक बार फटाफट से अपनी हाजिरी लगा दो। जैसे छोटे होते स्कूल में नहीं मैडम अटेंडेंस लगाती थी, तो ऐसे करके जस्ट एक छोटी सी अटेंडेंस लगा दो ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे लाइव हैं, कौन कौन लाइव है, और हम आपस में इंटरेक्शन और अच्छे से कर पाएंगे। चलो चलो दोस्तों, एक बार टेस्टिंग कर लो। चैट बॉक्स की आपके सामने है। कोई भी टेक्निकल क्वेरीज है आप हमारी टेक्निकल टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और एक बार क्विकली मुझे ये भी बता दो कि आपको ऑडियो वीडियो कैमरा लाइट्स एक्शन ये वो सब कुछ क्लियर है ना, तो फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। चलो दोस्तों, एक बार क्विकली मुझे बता दो चैट बॉक्स में। मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ करो ज्वाइन। गुड मॉर्निंग। खुशबू ज्वाइंट, अशोक ज्वाइंट, 2-4 बच्चे और भी है ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे और अपनी हाजिरी भी लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में एक्टिव रहो और ट्राई करना दोस्तों, हम इस सेशंस को जितना इंटरैक्टिव बनाएंगे, चैट बॉक्स आपके लिए ही बनी है। ये जो टूल एंड टेक्नोलॉजीज हैं, क्यों हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ताकि आप लोग इसको यूज कर पाओ। लाइव एट होम का एक तो फायदा ये रहेगा कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। दूसरा दोस्तों कि हम एक लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है, आपके ब्रेन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, कुछ आपका दिमाग सीधा या फिर उल्टा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है कम्युनिकेट करो मुझे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्रूटफुल डिस्कशंस करेंगे, जिससे एक तो आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी बनेगी, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लैरिटी अच्छी आएगी। और दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूचर जब आप सीए बन जाओगे, तब भी तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, तब भी आपके लिए कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग साबित होंगे। चलो दोस्तों, काफी मैसेजेस आ चुके हैं। आई थिंक वी आर गुड टू गो। टेक्निकल साइड से भी थिंग्स आर लुकिंग ओके। चलो तो दोस्तों, आई ऑफिशियली वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू अ न्यू सब्जेक्ट इन सीए इंटर पेपर नंबर 6। दोस्तों आपको पता है हमारे सीए इंटर के 2 ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का लास्ट सब्जेक्ट है हमारा एफएमएसएम, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों चाहे ये लास्ट सब्जेक्ट है, बट हमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये पेपर काफी हाईली स्कोरिंग रहेगा अगर हमने इसकी तैयारी अच्छे से करी, है ना। तो ये जो आपका पेपर है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको पता ही है ना। एक एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों की वेटेज क्या क्या है ये भी आपको पता है। इक्वल वेटेज है, 50 मार्क्स ईच, है ना। बट स्टिल एक बार मेरा फर्ज बनता है कि आपको बेसिक चीजें बता दूं, ताकि अगर किसी बच्चे को बाय चांस इन चीजों का नहीं पता, उनको क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, तो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका एफएम का पेपर आता है और 50 मार्क्स का एसएम, यानी आधा एफएम आधा एसएम, है ना। तो अपन आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं, हम यहां पे एसएम शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों अगर हाई लेवल पे बताऊं ना, दोनों सब्जेक्ट्स में क्या फर्क है, यहां पे हम मेजरली नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स क्रंचिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं। बट यहां पे हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेटेजीज की, कंपनी के थॉट प्रोसेसेस की, कंपनी के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स की, है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी हम जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट में जाएंगे, देखना आपको और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। चलो, बट दोस्तों एक बारी ये भी जरूरी है कि आप भी मुझे जान ले, है ना, हु आई एम, आप किससे पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, मेरा नाम वो तो आपको पता ही है, सीए शुभम गुप्ता। मेरी सीए फाइनल में जो मई 21 या जुलाई 21 में बोल लो एग्जाम्स हुए थे, उसमें ऑल इंडिया रैंक 10 थी। अच्छा, तो सर आपकी फाइनल में रैंक थी, क्या इंटर में भी रैंक आई थी? नहीं दोस्तों, इंटर में मेरी रैंक 3 मार्क्स से मिस हो गई थी। ओहो, सिर्फ 3 मार्क्स कम थे, वरना वहां भी रैंक आ जाती, है ना। दोस्तों यही 3 मार्क्स का जो गैप रह गया मेरे लिए, सबसे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मुझे जब सीए फाइनल की तैयारी करनी है तो और ज्यादा अच्छे से करनी है ना। इंटर में जब रैंक 3 मार्क्स से रही ना, तो एक तो तरीका यह था कि मैं थक हार के बैठ जाता कि छोड़ो यार रैंक आनी ही नहीं है। एक तरीका यह था
मैं अपने एफर्ट्स डबल कर देता, 5 टाइम्स कर देता, कि जो एफर्ट्स में कमी रह गई उसको मैं पूरा करके सीए फाइनल में अब टारगेट करूं कि रैंक आ जाए। दोस्तों वही हुआ। तो मैंने काफी चीजें चेंज करी बिटवीन द व्हाट आई वाज डूइंग इन सीए इंटर और फिर बाद में सीए फाइनल के लिए। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों मेरे पास आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं एक नॉन रैंकर भी रहा हूं और एक रैंकर भी रहा हूं। तो मैंने देखा कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट, कि अगर वो पास हो रहा है या फिर वो बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करके रैंक ला पा रहा है ना। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स कोर्स के साथ साथ ही जहां जहां रेलेवेंट है, जैसे जैसे रेलेवेंट है, बताता चलूं, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो, है ना। दोस्तों आप भी तो कोशिश कर रहे हो कि अच्छे से हम सीए क्लियर करें, अच्छे मार्क्स के साथ सीए क्लियर करें। और जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, अगर उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से करी तो हो सकता है वो भी रैंक लेके आए, है ना। तो एक अच्छा टारगेट अपने माइंड में सेट करो, हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलो दोस्तों, जो फाइनेंस का पेपर है सीए फाइनल का, पहले एसएफएम होता था, बाद में एएफएम हो गया। उधर मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा था, 83 मार्क्स का। इसके अलावा एक सीएफए की डिग्री होती है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों सीएफए इंस्टीट्यूट यूएस का है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ही है। तो सीएफए का मैंने लेवल 1 भी क्लियर किया हुआ है। सो बेसिकली फाइनेंस में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा, तो फाइनेंस की डिग्रीज करने में मुझे और इंटरेस्ट आया। तो सीएफए लेवल 1 क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा एक नॉर्मल बीकॉम की डिग्री, बीकॉम ऑनर्स की, वो साथ में है। ठीक है, तो ये रहा मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रैक्टिकल लाइफ, एक तो 3 साल की आर्टिकलशिप है ना, आपको पता है सीए बनने के लिए आर्टिकलशिप तो करनी पड़ेगी। अब आप लोग अभी सीए इंटर में हो, है ना। जैसे ही आपके सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोग क्या करोगे, आर्टिकलशिप तो करोगे, बड़ी बड़ी फर्म्स में जाओगे। कुछ बच्चे बिग 4 में जाएंगे, कुछ बच्चे मिड साइज में जाएंगे। वहां पे जाके काफी सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने वाले हो, है ना। तो वो भी मेरे पास है। इसके अलावा सीए क्लियर करने के बाद मैंने बिजनेस कंसल्टिंग में काम किया था। जो एक्सेंचर कंपनी है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को देखा, उनको समझा, उनको सॉल्व किया। तो उसमें कुछ एक अमेरिकन क्लाइंट्स, जापानीज क्लाइंट्स, उनके बिजनेसेस को देखते हैं हम लोग, कहां वो बिजनेस में कमी कर रहे हैं, और फिर हम उसको सॉल्यूशंस देते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऐसे सुधार सकते हो, है ना। तो दोस्तों आपको सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कि एक अमेरिकन कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, जैसे कोका कोला, जैसे नाइकी, दोस्तों ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स की जब आप बिजनेस को जाके स्टडी करते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछते हो कि ये आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, फिर आप उनको गाइड करोगे, नहीं आपके बिजनेस में ना यहां कमी है, आपको अपना बिजनेस इस तरह से करना चाहिए, है ना। तो आप सब भी तो ये सब करने वाले हो, बट नाइकी को गाइड करने के लिए, मैकडॉनल्ड्स को गाइड करने के लिए आपके पास भी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास भी तो नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों हम ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये आपको इसी के लिए तैयार करता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं फाइनेंस के लिए, तो हम जो भी एसएम में पढ़ने जा रहे हैं, कैसे बड़े बड़े बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगे, कैसे अपने बिजनेस को खराब होने से बचाएंगे, तो बहुत कुछ हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। और सिर्फ ये मत सोचना कि हमने यहां पे पढ़ के पेपर क्लियर करने हैं, 50 मार्क्स का एसएम के पेपर आएगा, पेपर क्लियर करो और आगे जाओ, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द टारगेट। बट दोस्तों सीए बनने के बाद, जैसे मैंने बिजनेस कंसल्टिंग करा, अगर आपको बिजनेस कंसल्टिंग करना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को आप एक प्रैक्टिकल एंगल से भी पढ़ोगे, ठीक है जी। इसके अलावा आई एम रेगुलर स्टॉक मार्केट ट्रेडर। आपको पता है इंडिया में काफी ज्यादा आजकल शौक है स्टॉक मार्केट का, और हम तो वैसे ही सीएज है, फाइनेंस की बहुत नॉलेज है, तो मैं आपको भी साथ साथ में स्टॉक मार्केट की नॉलेज जहां जहां रेलेवेंट होगी देता रहूंगा, ताकि आपको यहां पे और चीजों का पता चलता रहे, ठीक है। दोस्तों चैट बॉक्स में एक डाउट है, कितने क्लास लगेंगे, सब बताऊंगा मैं, थोड़ा सा इंतजार करो, सब बैच डिटेल्स आपके सामने आएंगी। चलो तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, कहां कहां यूज होगा। एक तो पोस्ट सीए आप यूज करोगे, सीए बनने के बाद अगर आप किसी जॉब में जाते हो दोस्तों, खुद का बिजनेस करते हो, खुद का स्टार्टअप करते हो, या पीएसयू सेक्टर में जाते हो, कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करो,
जो हम इस सब्जेक्ट में दोस्तों सीखने वाले हैं ना, दिल से बता रहा हूं, जो भी हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं बहुत लंबे समय तक आप उसको यूज करोगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे नॉलेज आपको मिलने वाला है। अच्छा, सीए फाइनल में भी दोस्तों, सीए फाइनल में भी आपको ये नॉलेज हेल्प करेगा जब आप अपने फाइनेंस के पेपर दोगे, एसएफएम एएफएम के पेपर दोगे, तब भी आपको ये रेलेवेंट रहने वाला है। देन दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप सबने सुना होगा जब आपकी आर्टिकलशिप का कुछ पीरियड हो जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। दोस्तों यहां पे काफी सारी फाइनेंस की प्रोफाइल्स ओपन होती हैं, आप फाइनेंस में जाके प्रैक्टिकली काम कर सकते हो, जो कुछ हम यहां पे सीखने वाले हैं वहां जाके इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है। कुछ फर्म्स 40,000, 50,000, इवन 60,000 तक भी कुछ फर्म्स आपको स्टाइपेंड देती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। बट अभी जो बिल्कुल आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट, वो है सीए इंटर को क्लियर करना। एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। अभी हम यही चाह रहे हैं कि सीए इंटर जो हमारे बोथ ग्रुप्स हैं, अगर आप सिंगल ग्रुप निकाल चुके हो तो आप सेकंड ग्रुप टारगेट कर रहे हो, या फिर कई बच्चे बोथ ग्रुप भी टारगेट कर रहे हैं। तो अभी हमारी कोशिश है कि सबसे ज्यादा फोकस हमारा इस माइलस्टोन को अचीव करने में हो कि हम अपने सीए इंटर के एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करें। चलो अच्छा, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया हमारा ये जो सब्जेक्ट एफएमएसएम है 50 मार्क्स ईच है ना। इसमें से दोस्तों अब आपको ये भी पता है हर 100 मार्क्स के एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। तो सेम चीज यहां एसएम में भी एप्लीकेबल है। अगर ये आधा आधा हो गया तो दोस्तों एमसीक्यू भी आधे हो गए, 15 मार्क्स ईच एमसीक्यू आएंगे दोनों में, और 35 मार्क्स ईच हमें डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट अटेम्प्ट करना रहेगा। क्लियर है। तो आपको ऐसे करके एग्जाम का पैटर्न आएगा। तो पर्टिकुलरली अगर एसएम की बात करूं तो हमें दोस्तों एमसीक्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। 15 मार्क्स का वेटेज एमसीक्यू से रहेगा और 35 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा। सर डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब? दोस्तों हमें आंसर्स लिख के आने पड़ेंगे। ऐसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो हमें वो 5 मार्क्स के लिए डेटा लिख के आना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लिख के आनी पड़ेगी, है ना। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिखा दूंगा। क्लियर है। चल अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर सिलेबस क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम एसएम में? आपने इसकी बता तो दी बहुत अच्छाइयां, बट पढ़ने क्या जा रहे हैं? दोस्तों आपके सिलेबस में एसएम में सिर्फ अब 5 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 5, है ना। अब से पहले इसमें एसएम में कुछ ज्यादा चैप्टर्स हुए करते थे, 8 चैप्टर्स हुआ करते थे। आप उसको छोड़ो, आपके लिए सिर्फ अब 5 चैप्टर्स हैं, तो हमें वो 5 चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करनी है ना। सर वेटेज ऑफ चैप्टर्स क्या है? दोस्तों जो 5 चैप्टर्स हैं तकरीबन आईसीआई उसका बोलता है हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, बट मोटा मोटा जो आपके 5 चैप्टर्स हैं सब ही इक्वल वेटेज रखते हैं। अच्छा, तो सर फिर हम तो कई बार सोचते हैं कि कुछ चैप्टर हम छोड़ जाए, है ना, मेजर टॉपिक कर जाए, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से कई बच्चे तैयारी करते हैं। दोस्तों वो भी सब बताऊंगा आपको, कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से मेजर एरियाज है, या फिर कौन से इजी हैं बट स्कोरिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, है ना। तो उन सब का डिस्कशन हम करते रहेंगे, बट वो अभी नहीं सोचना। अभी जब हम पढ़ रहे हैं तब पूरे दिल से पढ़ेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे, ताकि हम हर चीज सीख पाए। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट चीजें वो भी आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। चलो, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है 35 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, जिसमें हमें एक इंटरनल चॉइस भी मिलती है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, बाकी 3 में से हमें कोई 2 क्वेश्चंस करने रहता है। चलो दोस्तों, हमारा टारगेट क्या रहेगा जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं? हमारा टारगेट क्या रहेगा? 75 मार्क्स। दोस्तों एक बहुत अच्छा टारगेट मैं आपके लिए सेट कर रहा हूं, एफएम और एसएम मिला के। हाँ, 100 मार्क्स में से हम टारगेट करेंगे कि 75 मार्क्स हम यहां से ले आए, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा यहां पे स्कोर किया ना, तो जो आपके बाकी 2 पेपर है, ऑडिट का पेपर है ना,
ऑडिट में दोस्तों आपको पता है जनरली इतना स्कोरिंग नहीं रहता, मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आते, है ना। तो आपको उन सब्जेक्ट्स की भी तो कमी पूरी करनी है। अगर किसी और सब्जेक्ट में कम स्कोर रह गया फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, आप तैयारी उसकी भी अच्छे से करोगे। बट अगर आपने यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर लिया दोस्तों, तो आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन जाएगा। हो सकता है आप लोग रैंक भी ले आओ, है ना। और यहां पे मिनिमम हम एग्जेम्पशन तो टारगेट करेंगे ही कि हम लोग मिनिमम यहां पे 60 मार्क्स तो लेके आए, ठीक है। तो उस हिसाब से कम 30 से 35 मार्क्स हम लोग टारगेट करेंगे कि हम एसएम में से खींच पाए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से खींच पाए। चल, अच्छा, अब एक सवाल है बच्चों की क्लैरिटी के लिए कि सर आप हमें कौन कौन से रिसोर्सेस प्रोवाइड करने वाले हो। आपने बता तो दिया, इतना अच्छा टारगेट तो दे दिया कि बच्चों 75 मार्क्स लेके आना, बट कैसे लेके आएंगे सर, आप हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे आप हमारी तैयारी करवाओगे। देखना दोस्तों, एक तो आपको मिली होगी एसएम की कैप्सूल बुक, है ना। ये हमारी मेन कॉन्सेप्चुअल बुक है, ऐसी दिखती है, आपको देख लो घर पे सबको डिलीवर होगी, है ना। कलरफुल बुक है दोस्तों, काफी अच्छे से यहाँ पे मैंने चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जो कीवर्ड्स हैं सब हाईलाइट किए हुए हैं। विद इन 100 पेजेस आपका सारा का सारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है सब इसमें कवर कर दिया है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको एसएम की कैप्सूल बुक के अंदर ही एक एक्सप्रेस चार्ट्स मिले हैं, जहां पे आपका ये खत्म होता है ना एसएम का ये वाला सारा कंटेंट। आप लास्ट में जाओ, आपको कुछ एक चार्ट्स मिल रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं एक्सप्रेस चार्ट्स, है ना। तो यहां से देख लो, आपके एसएम एक्सप्रेस चार्ट्स शुरू होते हैं। तो यहां पे दोस्तों क्यों बनाएंगे एक्सप्रेस चार्ट्स, ताकि एक तो आपको पहले समझ आए कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं चीजों को, बट हम इंटरकनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते कि हमने उस पे क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, फिर वो आपस में एज अ कंबाइंड इंटरकनेक्शन कैसे बनता है। होता है ना ऐसे, सच बताना, होता है ना कि कई बार हम पढ़ते तो रहते हैं बट इंटरकनेक्शन अच्छे से नहीं बना पाते। दोस्तों ये जो चार्ट्स है ये आपकी पहले तो हेल्प करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बनाने में, कि आपको पता तो चले कि आप पढ़ क्या रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, है ना। और दूसरा रिवीजन दोस्तों, है ना। यहां पे मैंने बहुत क्रिस्प में चार्ट्स बनाए हैं ताकि आप फटाफट से चीजों को रिवाइज कर पाओ। अगर आपका मन कर रहा है, मान के चलो किसी एक चैप्टर को रिवाइज करने का, है ना, तो आप उस चैप्टर के जाके चार्ट्स देख लो, आपको सब हेडर्स मिल जाएंगे। तो उधर से आप एक खुद की ब्रेन टेस्टिंग कर पाओगे कि क्या आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट्स बैठ गए, क्या आपको चीजें रिटेन हो गई, क्या आप उन चीजों को याद कर पा रहे हो कि उस टॉपिक में क्या था, उस टॉपिक में क्या हेडर्स थे, है ना। तो ऐसे करके एक्सप्रेस चार्ट्स आपके लिए बहुत ही हैंडी रहने वाले। अच्छा दोस्तों, चैट बॉक्स में एक डाउट है, होल रिवीजन ऑफ एसएम इन जस्ट 7 पेजेस इज हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू दोस्तों, ये सब मेहनत आपके लिए ही है। अब मैंने तो आपको ये एक बार बुक बना के दे दी, है ना। अब इसके ऊपर मेहनत करना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। सर कैसे मेहनत करनी है, मैं बताऊंगा ना आपको, कि अगर आपको कुछ स्क्रिबलिंग करनी है, स्क्रिबलिंग कैसे करनी है, कुछ स्टिकी नोट्स यूज करने हैं, वो कैसे करने हैं, कैसे आप इस बुक को मेमोराइज करने के लिए इसको कैसे आसान करना है ना। तो वो सब मेहनत हम मिलके करने वाले हैं, टेंशन ना लो, आप अकेले नहीं हो, मिलके हम सब करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक आपको मिलेगा एसएम का क्वेश्चन बैंक, है ना। सिर्फ पढ़ना ही तो सफिशिएंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बुक्स डिलीवर हो गई होंगी। ये है हमारे पास एसएम का क्वेश्चन बैंक, है ना। तो इसमें आईसीएआई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, आपके जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, एग्जाम पेपर, जो भी कंटेंट आपके लिए रेलेवेंट है वो सब इसमें मैंने डाल दिया है ना। अब अगर आपके पेपर सितंबर में है तो आपके लिए नई आरटीपीज रिलीज हुई, नई एमटीपीज रिलीज हुई, वो हम अलग से कवर कर लेंगे। उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और मेरे चैनल पे सब अपडेट हो जाएगा। और अगर अब आपके पेपर जनवरी में है तो आपको ऐसे ही एक तो सितंबर अटेम्प्ट की पब्लिकेशंस और जनवरी अटेम्प्ट की पब्लिकेशंस वो हम कवर करेंगे। क्लियर है? चलो, और दोस्तों एमसीक्यूज के लिए भी तैयारी आपके इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर है ना।
अगर आप देखोगे इसी के अंदर आपको हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे और केस सिनेरियोज जो होते हैं वो भी इसी बुक के अंदर है। तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए एक ही ठिकाना एसएम क्वेश्चन बैंक, उधर जाओ, सबके सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा चलो, ये तो हुए रिसोर्सेज। सर एक चीज बताओ, हम ना कई बार जब बैच लेते हैं तब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बैच वक्तों में सब आता होता है, बट जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं, 1-2 महीने बीतते हैं, हमें ना चीजें भूलनी शुरू हो जाती है, हमें याद ही नहीं रहता हमने क्या पढ़ा था। हम बुक को खोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, ये क्या मैंने कभी पहले पढ़ा हुआ है। दोस्तों होता है ना कई बार ऐसा, स्पेशली कई टॉपिक्स में ऐसा होता है ना, बिल्कुल होगा। दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। क्या मेरे साथ भी हुआ था? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है। इवन कई बार तो आपको ऐसा भी लगेगा एग्जाम में जाने से पहले, है ना, कि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आते, बट दोस्तों वो एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट अगर हम तैयारी अच्छे से करेंगे, बैच में तैयारी अच्छे से करेंगे और अपनी रिविजन्स पे फोकस रखेंगे। रिविजन्स दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी तैयारी के लिए, है ना। आप जितनी मर्जी तैयारी आज के दिन कर लो बैच में, बट जब तक आप अच्छे से रिविजन्स नहीं करोगे, एग्जाम से पहले उस चीज की रिविजन्स अच्छे से नहीं होंगी, तो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा अच्छा स्कोर करना, है ना। तो हमारे लिए रामबाण क्या है, गुरु मंत्रा क्या है कि हम यहाँ पे रिविजन्स पे अच्छे से फोकस करें, है ना। तो वो मैं क्लास में भी आपको करवाता रहूंगा, डेली रिविजन्स हम क्लास में करेंगे। जो हमने पढ़ा पिछले दिन उसकी रिवीजन करेंगे अगले दिन क्लास में, एक बार देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए आपके पास मेरे YouTube चैनल पे एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। YouTube चैनल पे एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो उधर बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपके इन्हीं एसएम बुक्स को यूज करके, एसएम एक्सप्रेस स्टार्ट्स को यूज करके मैंने रिवीजन करवाया हुआ है। तो अगर आपको कभी भी मन करे किसी टॉपिक को रिवाइज करने का, किसी चैप्टर को रिवाइज करने का, जब मर्जी जाओ YouTube पे एक्सप्रेस रिवीजन से आप रिवीजन कर पाओगे। क्लियर है? तो ये सब रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं जिसपे अब आपको अच्छे से ग्रिप बनानी है। अच्छा चलो अब आते हैं बैच डिटेल्स के ऊपर, है ना। हमारी वेबसाइट है दोस्तों, आपको पता है जैसे bbvirtuals.com, तो उसके ऊपर जाके आप ये बैच वगैरह बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है। सारी की सारी डिटेल्स दोस्तों यहीं पे अवेलेबल है ना। मेरे FMSM के फास्ट ट्रैक बैचेस और आपके रेगुलर बैचेस सब अवेलेबल है। एक जो डाउट था कितने घंटे की क्लास रहेगी, है ना, तो आपकी ये जो ऑलमोस्ट है, हम यहाँ पे 20 लेक्चर्स टारगेट कर रहे हैं और 50 आवर्स में बैच कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस माइनस कुछ हो सकता है, अराउंड 20 लेक्चर्स रहेंगे और 50 आवर्स में हम इसको टारगेट करेंगे कंप्लीट करने का, जिसमें सब के सब 5 चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिकली हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही सारा का सारा क्वेश्चन बैंक देखेंगे, हर क्वेश्चन को देखेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पे होने वाली है ना। एक और डाउट है चैट बॉक्स में, सर सारे क्लासेस लाइव होंगे? बिल्कुल दोस्तों, मेरी कोशिश है कि सब क्लासेस लाइव होंगी। अगर इक्का दुक्का दिन किसी फैक्टर्स की वजह से हम लाइव नहीं ले पाए तो उस दिन रिकॉर्डिंग होगी, बट ट्राई करेंगे कि हम इन क्लासेस को लाइव लें, है ना। उसमें देखो दोनों का फायदा है, आपका फायदा है डिसिप्लिन बना रहेगा, इंटरेक्शन कर पाओगे, है ना, साथ साथ मेरे पढ़ पाओगे। मेरा फायदा क्या है दोस्तों, मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो मेरे सामने बैठे हैं, है ना। अब खुद सोचो, एक रूम में बैठ के एक कैमरे के आगे पढ़ाना अच्छा है या फिर आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के सामने चैट करते करते पढ़ाना बेटर है ना। बीइंग अ टीचर भी हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जितना क्वालिटी डिस्कशंस हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट इज दोस्तों टेस्ट ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज है ना। सिर्फ पढ़ते गए और अगर खुद को टेस्ट ही नहीं किया तो कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है ना। तो इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो मैं आपके लेने वाला हूं, कंडक्ट करने वाला हूं, तो वो हम देख लेंगे। कुछ हम टेस्ट टॉपिक वाइज लेंगे, चैप्टर वाइज ले लेंगे, या फिर 2 चैप्टर्स का मिला के टेस्ट ले लेंगे, जैसे भी हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फिर बाद में आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, है ना। ये हम लोग आपस में इंटरेक्शन रखेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सर कहां है लिंक वो टेलीग्राम ग्रुप का? दोस्तों आपके गूगल ड्राइव में, है ना। तो जब आप गूगल ड्राइव बाय करते हो तो उसके अंदर आपको एक टेलीग्राम लिंक करके फाइल है, तो उसके अंदर लिंक पड़ा हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो उधर जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। वो ओपन टू डिस्कशन है, तो आपको कभी भी कुछ भी डिस्कशन करनी है, कुछ भी डाउट्स वाउट्स करने हैं, तो वो हम उसी टेलीग्राम पे लेने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अब मेरे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो? एक तो टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, है ना। एक मेरा पब्लिक चैनल है, और एक आपका इस पर्टिकुलर बैच के लिए हमने ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक आपको यूट्यूब चैनल, ये जरूर सब्सक्राइब करना है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको मेजर अपडेशंस बैच के बारे में, कुछ नई पब्लिकेशंस आई ICAI की, है ना, कोई नई MTPs आई, RTPs आई, कुछ हमने यहाँ पे और डिस्कशन करना है, तो वो सब आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के थ्रू मिलता रहेगा। तो ये 2 चीजें तो आप जरूर ज्वाइन कर लिए। सर कैसे ज्वाइन करनी है? दोस्तों आपकी बुक के पीछे देखो, आपकी बुक के बैक साइड पे यहाँ पे QR कोड्स बने हुए हैं, देख लो। कैप्सूल और क्वेश्चन बैंक दोनों के पीछे QR कोड्स बने हुए हैं, तो आप उनको स्कैन करके भी डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा अगर आपका मन करे, ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे आप इंस्टाग्राम पे भी और लिंक्डइन पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, है ना। ये ऑप्शनल है, बट इसके लिए मैं आपको बोलूंगा ये 2 काम आप जरूर करना, ये काम आपके लिए मैंडेटरी है। चलो, डाउट्स के लिए दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कभी भी आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, उसके अंदर हम डिस्कशंस कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर ही आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि एट द अर्लीस्ट आपके सब क्वेरीज के, सब डाउट्स के मैं रिवर्ट करूं, है ना। दोस्तों शर्माना नहीं है कुछ भी डाउट्स पूछने से पहले, अब आप बड़े हो चुके हो, आपके मन में कुछ भी क्वेरीज आए, कैसी भी आए, बिंदास पूछो, खुले दिल से पूछो, मैं सब की सब क्वेरीज आंसर करूंगा। क्लियर? चलो बस दोस्तों लास्ट टॉपिक, फिर हम सब्जेक्ट में डंप करेंगे, है ना। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपने बारे इतना कुछ बता दिया कि मैं ये पढ़ के आया हूं, ये काम करके आया हूं, मैंने आपको इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, टेस्ट प्रोवाइड कर दिए, डाउट प्रोवाइड कर दिए, कितना कुछ कर दिया। अब दोस्तों आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, आपका बीइंग अ स्टूडेंट्स भी तो फर्ज बनता है ना। सबसे पहले तो क्लासेस ये आप कंप्लीट करोगे शेड्यूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पूरे मन से देखोगे। और अगर आप लाइव एट होम कर रहे हो तो ट्राई करो सुबह उठ के 7:30 हम शार्प क्लास शुरू कर देते हैं, 7:30 आओ, लाइव एट होम हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है ना। रिविजन्स दोस्तों आप मेंटेन रखोगे, है ना, डेली तो हम क्लास में करेंगे ही, इसके अलावा फ्यूचर में जब भी रिविजन्स करनी पड़े तो आपके लिए एक्सप्रेस चार्ट्स और एक्सप्रेस रिविजन वीडियोस हैंडी रहेंगी, है ना। इसके अलावा हम कुछ रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो अगर अब मैं आपको क्लास में कुछ चीजें रिटन प्रैक्टिस के लिए देता हूं तो वो हमें करनी है। अगर मैं आपको होमवर्क में कुछ एक क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस के लिए करके आता हूं, बोलता हूं कि करनी है, तो करके आनी है, धोखा नहीं करना मेरे साथ कि सर को कौन सा पता चलेगा कि हम करें या ना करें, है ना, ऐसे नहीं करना। जितनी अच्छे से दोस्तों तैयारी आप करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, है ना, उतनी ही खुशी मुझे भी होगी। चल अच्छा, तो यहां पे ना एसएम आपको पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? अगर आपने और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा है तो उधर भी आपको पता होगा। कीवर्ड्स होते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स या मेजर वर्ड्स बोलो जो आपके आंसर्स में ICAI आपसे एक्सपेक्ट करता है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, सारा का सारा आंसर तो हम कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख सकते, दैट्स फॉर श्योर। ना आप लिख सकते ना मैं लिख सकता, बीइंग ह्यूमंस ये हमारी लिमिटेशन है, सारा आंसर तो सेम नहीं लिख सकते। बट दोस्तों जो कीवर्ड्स हैं
इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कोशिश रहेगी हमारी कि वो हम सेम टू सेम लिखे जो हमारी ICAI यूज करती है और जो हमसे वो एक्सपेक्ट करती है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से कीवर्ड्स है? दोस्तों वो आपकी SM कैप्सूल बुक में ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना रेड में हाईलाइटेड है, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिन पे आपको फोकस करना है रेड में वो हाईलाइटेड है। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में रिविजन्स करेंगे, आपको अपने आप यहां पे ये कीवर्ड्स एंड ऑल का सबका पता चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आपको मिलती रहेंगी जैसे मैं बताऊंगा। अब आपको उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो भी करना है ना। इसके अलावा जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, हम मॉक टेस्ट लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करो, अच्छे से तैयारी करो, उनकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको भी पता चले आप कहां स्टैंड करते हो, है ना। और फाइनली दोस्तों, फाइनली क्लियर करते हैं अपने एग्जाम्स, सब एग्जाम्स क्लियर करेंगे और हम बन जाएंगे यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। यही बनना चाहते हो, यही तो आपका टारगेट है। तो हम यहाँ पे CA बनेंगे और बहुत अच्छे से अपना नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, खुद के लिए फ्यूचर सिक्योर करेंगे और एक अच्छी डिग्री, एक प्रेस्टिजियस डिग्री अपने नाम करेंगे। क्लियर है? तो आपको सब चीजें क्लियर हो गई। अब बैच के बारे में, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीजें होंगी। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलो अब दोस्तों चलते हैं टॉपिक के ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है क्या। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी अभी तक आपको कंसर्न्स है, चैट बॉक्स में बताओ, वरना हम आगे चलें। विशाल का एक डाउट है, सर FM का लास्ट पेपर, लास्ट चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दोस्तों FM का भी बैच मेरा साथ साथ चल रहा है, रेगुलर बैच का, है ना। तो उसमें काफी लेक्चर्स डन है, शायद 6 लेक्चर्स अभी बचते हैं। तो एक लेक्चर आपका कल अपलोड हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूं कि उसको भी एट द अर्लीस्ट कंप्लीट कर दूं। बाकी मैं आपको शेड्यूल बना के एक बार सेंड कर दूंगा। चलो दोस्तों, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो, है ना। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं है कि सर बोल रहे हैं बस सुनी जाओ बैठे, है ना, सामने चल रही है इंफॉर्मेशन सुनी जाओ, फिर दोस्तों फायदा नहीं रहेगा, है ना। फायदा तभी है अगर हम इंटरैक्ट करें, आप एक्टिव रहो चैट बॉक्स पे। चलो आओ। अच्छा, अब दोस्तों आप ना एक अपने रजिस्टर्स बना लो, कॉपीज बना लो। सर कॉपी कितने पेजेस करने हैं? कॉपी कितने पेजेस करने हैं, नॉट श्योर व्हाट्स द डाउट, बट शायद आप पूछ रहे हो कि कॉपी जो हमें बनानी है कितनी मोटी बनानी है ना। ज्यादा मोटी कॉपी नहीं बनेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, है ना, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बनेगी। हमें यहाँ पे बहुत क्रिस्प में चीजें लिखा करेंगे। तो एक आप नॉर्मल सा रजिस्टर ले लो, शायद 50-60 का जो आता है, एक नॉर्मल सा भी रजिस्टर ले लो। तो उसके ऊपर हम काफी सारी डिस्कशंस लिखेंगे, काफी सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ। चलो अच्छा, आज दोस्तों क्लास लाइट रखेंगे, है ना। अभी तक हमने बैच की डिटेल्स सब डिस्कस कर ली, जो आपकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करना है, सब डिस्कस कर लिया। अच्छा, बट आज एक लाइट डिस्कशन रखेंगे, समझेंगे कि हम इस SM में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कॉपीज उठाओ दोस्तों, इस पे हेडर बनाओ, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कॉपीज आ गई दोस्तों सबकी? कॉपीज अपने पास रखना, है ना, और ये दोनों बुक्स भी अपने पास रखना। हम कई बार कैप्सूल बुक रेफर करेंगे और जब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। देख लो मेरे भी तो पास ही पड़ी है, आप भी अपने पास रखो। सर क्या हमें कैलकुलेटर चाहिए? दोस्तों SM एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, एक आधा क्वेश्चन ही है सारे सिलेबस में जिधर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, वरना मेजरली थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगा, हमें डिस्कशंस करनी होगी, तो कैलकुलेटर इतना यहाँ पे नहीं चाहिए।
चलो चलो चलो, कॉपीज ले आए, हेडर बनाया। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कितने कलर के पेन यूज करें, है ना। जैसे मेरे पास देखो ब्लैक पेन भी है, मेरे पास ब्लू पेन भी है, मेरे पास रेड पेन भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है। तो मैं तो डिफरेंट पेन यूज करूंगा ताकि चीजें आपको अच्छे से बता पाऊं, है ना। अब आपकी मर्जी है, आप कॉपी पे कितने पेन यूज करना चाहते हो, कितनी रंगीन बनाना चाहते हो अपनी कॉपीज, है ना। उससे वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप चीजें कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से रिटेन कर पा रहे हो, कितनी क्लैरिटी आपको आ रही है। नंबर ऑफ पेन्स, कलर ऑफ पेन्स, इसमें इतना ध्यान नहीं लगाना, है ना। हाँ, आपके पास हाइलाइटर जरूर होना चाहिए, 2-3 कलर के हाइलाइटर्स ले लो, ठीक है। जब आपको कोई चीजें हाईलाइट करनी है, अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिकी पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो हाइलाइटर काम आते हैं। और एक स्टिकी नोट्स लेके रख सकते हो, जब भी आपको जरूरत पड़े किसी चीज पे स्टिकी नोट्स अटैच करने की, तो वो स्टिकी नोट्स अटैच कर देंगे। ऑल सेट दोस्तों, चलें, चलो आप। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों आईसीआईबी ना पहले चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस ही करा रही है। वो कहती है बाकी 4 चैप्टर्स में ज्ञान पढ़ लेंगे, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चीज क्या है। अब मुझे तो इतना पता है, श्योर हूं मैं, आपने ये 2 वर्ड्स पहले भी सुने होंगे, सुने है ना। स्ट्रेटजी आपने पहले भी सुना होगा वर्ड, सुन रखा होगा स्ट्रेटजी क्या होता है। और मैनेजमेंट वर्ड ये भी आपने सुन रखा होगा। है ना। एक काम करते हैं, पहले दोनों का अलग अलग मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैनेजमेंट पे आते हैं। मुझे बताओ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स ओपन है, लिखो उसके अंदर कि आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अभी चाहे आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी आंसर करोगे चलेगा, है ना। आईसीआई के कीवर्ड्स अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। एक जनरल नॉर्मल सेंस में बता दो, चाहिए तो लेमन लैंग्वेज में बता दो कि मैनेजमेंट चीज क्या होती है। आपको क्या लगता है मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ दोस्तों। चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट से टाइप करो क्या आ रहा है आपके दिमाग में। एक आंसर आया, दोज हु गिव स्ट्रेटेजिक व्यू टू कंपनी। ठीक है, काफी टेक्निकल आंसर है बट काफी सही है। दोज हु गिव स्ट्रेटेजिक व्यू टू कंपनी। अच्छा, एक आंसर आया केएमपी। केएमपी आई गेस आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो कि मैनेजरियल पर्सोनल की, है ना, केएमपी। ठीक है, एक आंसर आया कंसिस्ट ऑफ पीपल हु मैनेजेस एनी बिजनेस। बिल्कुल ठीक है आंसर। लेमन लैंग्वेज में एक नॉर्मल बंदा यही बोलेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पीपल, यानी वो लोग जो एक बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई और आंसर है अपने पास? जो 2-3 आंसर्स आए, 4 आंसर्स आए अभी तक, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैनेजमेंट से हम क्या समझ रहे हैं, हमें समझा दोज हु गिव स्ट्रेटेजिक व्यू टू द कंपनी, है ना। मतलब यहां पे हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ पीपल की बात कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो एक बिजनेस को मैनेज करेंगे, एक बिजनेस को चलाने वाले हैं, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान के चलो एक बिजनेस है यहां पे, ठीक है, मान के चलो रिलायंस। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस लेंगे, है ना। हम अच्छे सीए स्टूडेंट्स हैं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, तो हम अच्छे बिजनेसेस में ही डील करेंगे, है ना। मान के चलो रिलायंस। तो ये क्या बनाया सर आपने? मैंने बनाई है रिलायंस की फैक्ट्री। ठीक है, मान के चलो ये रिलायंस की बिल्डिंग है जहां पे कितने सारे फ्लोर्स हैं। ठीक है, ऊपर इनका कॉर्पोरेट ऑफिस, नीचे मान लो ये इनका फैक्ट्री एरिया। अच्छा, तो रिलायंस कंपनी ने एक बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, है ना। ये इनका बिल्डिंग हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर यहां पे ये लोग नहीं होंगे, मैनेजमेंट नहीं होगी, तो क्या कभी रिलायंस काम कर पाएगी? अगर यहां पे मुकेश अंबानी साहब नहीं होंगे, या फिर यहां पे जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
उसमें जो लोग नहीं होंगे, तो अगर मैनेजमेंट नहीं होगी, क्या यहां पे रिलायंस फंक्शन कर पाएगी द वे दे आर फंक्शनिंग? नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि ये तो एक सिर्फ ब्रिक्स है। कंपनी क्या होती है दोस्तों, हमने पढ़ा है कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, सब पढ़ के आयो, है ना। अच्छा, कंपनी एक लीगल एंटिटी तो है, बट क्या उसके अंदर दिमाग है, क्या उसके अंदर जान है, क्या उसके अंदर ब्रेन है कि वो खुद से सोच पाए? नहीं, ये तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है कि एक पेपर पे लिख देते हैं, ये लो जी रिलायंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, है ना। तो वो तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। अब वो काम क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी, उस सब को गाइड कौन करेंगे? ये हमारी जो बैठी है मैनेजमेंट, है ना। तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया कि ये जो लोग हैं यही इस बिजनेस को चलाने वाले हैं। अच्छा, अब अगर ये काम अच्छे से करेंगे, है ना, ये वाले जो लोग हैं अगर ये काम अच्छे से करेंगे, मुकेश अंबानी साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना, साथ में नीता अंबानी उनको पूरी सपोर्ट कर रही है, आकाश अंबानी साहब वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपके ये जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं पूरी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दिमाग अच्छा यूज कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है रिलायंस का बिजनेस कैसा चलेगा? रिलायंस का बिजनेस कैसा चलेगा? सर अच्छा चलेगा, है ना। रिलायंस तरक्की करेगी और ग्रो करेगी, इसका शेयर प्राइस और बढ़ेगा, और जो हम जैसे इन्वेस्टर्स है ना, हम जैसे जो इन्वेस्टर्स है, हम क्या चाहते हैं कि रिलायंस कंपनी अच्छा काम करे। जितना अच्छा ये रिलायंस कंपनी काम करेगी उतना ज्यादा इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, जितना ज्यादा उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट्स हमें होगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ये अच्छी हो, यही चाहते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो रिलायंस का बिजनेस भी अच्छा चलेगा, है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अभी शादी थी पीछे मुकेश अंबानी साहब के घर पे, है ना, तो काफी न्यूज आ रही थी कि उन्होंने 5,000 करोड़ खर्च कर दिए शादी पे। चलो वो तो खर्च कर दिए, मुझे इतना नहीं था पर्सनली पता मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा मुकेश अंबानी साहब का टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली वो अभी रिलायंस पे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि वो शादी में बिजी है। अनंत अंबानी साहब वो शादी में बिजी है, नीता अंबानी जी वो शादी में बिजी है, तो इनका टाइम शादी में जा रहा है। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि मैंने एसएम पढ़ा हुआ था, मेरे को पता था कि ये रिलायंस कंपनी कौन चला रही है, मैनेजमेंट चला रही है ना। अब आ गई मुकेश अंबानी साहब के घर पे शादी, तो मुकेश अंबानी जी बिजी हो गए, मुकेश अंबानी बिजी हो गए, तो अब ये कंपनी कौन चला रहा है दोस्तों? कुछ दिनों के लिए कंपनी चला रहे थे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेरे दिमाग में 2-4 मिनट ये थॉट प्रोसेस चला कि अगर मुकेश अंबानी साहब नहीं है तो रिलायंस का क्या होगा, कैसे उसका बिजनेस चलेगा, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सी चीजें आपका दिमाग खुलना शुरू होगा आपको जब चीजों की क्लैरिटी आएगी कि कौन से बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, चैट में आपकी बात, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना। अगर आपने एफएम पढ़ लिया है तो उधर हम एक टॉपिक सीख के आते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बोलता है, याद है आपको, कि हम जो अपने ओनर्स हैं, इक्विटी ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ में इजाफा करें, उनकी वेल्थ को बढ़ाएं, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो हम नंबर्स की बात करते हैं, बट उनकी वेल्थ को कैसे बढ़ाएंगे, कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है ये एक सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना। चलो दोस्तों काम करते हैं, आपको कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। आओ यहां पे, तो मैंने क्रोम पे जाके कुछ एक यहां पे न्यूज ऑलरेडी खोल रखी है, देखना। तो आप भी जब भी आपका टाइम लगे, है ना, ट्राई किया करो कि बिजनेस न्यूज पढ़ो, फाइनेंशियल न्यूज पढ़ो, क्योंकि इधर से ना आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। देखना पहली न्यूज क्या बोल रही है, टोयोटा टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन महाराष्ट्र, लाइकली टू इन्वेस्ट ₹20,000 करोड़। दोस्तों कई बार हम ये न्यूज सुनते हैं निकाल देते हैं, बट अगर आपको मैं इस न्यूज की गहराई में लेके जाऊं, क्या बोल रही है,
टोयोटा के बारे में आपने सुना हुआ है, एक ऑटोमोटिव कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स बनाती है, जापानीज फर्म है ना। अच्छा, वो क्या करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, जो उनकी मैनेजमेंट बैठी है टोयोटा की, जापानीज मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट, उन सब ने सोच के ये डिसीजन लिया होगा कि काम करते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं। दोस्तों कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 20,000 करोड़। ये न्यूज भी पुरानी नहीं है, अगर ये आपको मैं बताऊं 31 जुलाई की न्यूज है, तो कल की न्यूज है ना, बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज है। तो अब आप देखोगे कि जो जो भी बिजनेसेस हैं आपके, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं, सब कैसे चल रहे हैं, सब दोस्तों इस मैनेजमेंट के द्वारा ही तो चल रहे हैं। ये मैनेजमेंट ही तो बैठी डिसाइड कर रही है कि हमें कहां पे प्लांट सेटअप करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया महाराष्ट्र में करता है। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, इसके लिए दोस्तों जो आपका एफएम पेपर है उसके अंदर हम नंबर्स क्रंचिंग सीखने वाले हैं, है ना। तो ऐसे करके ये जो मैनेजमेंट का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो अब आपको और एग्जांपल्स भी बाद में बताऊंगा, तो बट अभी के लिए हमें मोटा मोटा समझ आया कि ये जो मैनेजमेंट चीज है, मैनेजमेंट क्या है ना। मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रेटजी क्या है। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2 वर्ड से बनी, स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब तो क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ स्ट्रेटजी क्या चीज है। बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटजी क्या चीज है। चैट बॉक्स इज ओपन, चाहे नॉर्मल आंसर्स करो। व्हाट डू यू थिंक, स्ट्रेटजी क्या होता है। चलो चलो दोस्तों पार्टिसिपेट करो, बताओ स्ट्रेटजी क्या है। एक आंसर आया चैट बॉक्स में, डिराइव्ड फ्रॉम वॉर कॉम्बैट। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप इसकी हिस्ट्री पे चले गए। स्ट्रेटजी वर्ड कहां से शुरू हुआ था, रणनीति। अच्छा हिंदी में वर्ड आया रणनीति, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं तो पहले क्या होता था ना, जब राजे महाराजे लड़ते थे, है ना, अगर आपने सुना होगा महाभारत, जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, रामायण राम जी और रावण की लड़ाई हुई, और भी जो पीछे राजे महाराजे थे उनकी लड़ाइयां होती थी। तो वो जब भी लड़ाई होती थी ना, तो वो आपस में उनकी क्या सोच रहती थी कि हम सामने वाले दुश्मन को, शत्रु को कैसे हराया जाए, है ना। वो ऐसे करके तीर चलाते हैं तो वो सामने वाले के पेट में मारते हैं, वो मर जाता है ना। बट इसके लिए स्ट्रेटजीज भी तो बनानी पड़ती हैं, एक रणनीति भी तो बनानी पड़ती है कि कैसे आप अपने शत्रु को हराने वाले हो, कैसे आप उसके ऊपर जीत पाने वाले हो, है ना। कुछ और आंसर्स भी है, आइडियाज फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन वन सेंस ठीक है, बट ये थोड़ी सी एक नैरो लैंग्वेज है ना। आप बात कर रहे हो सिर्फ ग्रोथ की, बट जैसे ही आप देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम डिप करेंगे, आपको पता चलेगा इट इज नॉट ओनली अबाउट ग्रोथ। हाँ ग्रोथ वन ऑफ द टारगेट्स है, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के और बहुत सारे उद्देश्य हैं और बहुत सारे काम होते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ द टारगेट्स, आई एग्री विद इट। डिफरेंट प्लानिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ चले गए कि हमें ग्रोथ करनी है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, डिफरेंट प्लानिंग करके। तो कहीं ना कहीं समझ आया स्ट्रेटजी क्या है, एक रणनीति है ना। अगर मैं कंबाइन करूं डिफरेंट आंसर्स को, एक रणनीति है जो हम बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाती है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट बनाएगी, क्योंकि दिमाग ही इसके अंदर है। ये तो ब्रिक एंड मोटार्स है ना, आपने चैट बॉक्स में बताया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ लकड़ी है, सीमेंट है, ब्रिक्स हैं। कौन बनाएगा स्ट्रेटेजी, दोस्तों मैनेजमेंट बनाएगी, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो बनाएगी। क्यों बनाएगी, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाए, जैसे आपने बताया प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाए, है ना। नेक्स्ट एक आप बता रहे हो अवेयर ऑफ फ्यूचर सर्कमस्टांसेस एंड कोप विद फोर्सिबल इवेंट्स। बिल्कुल ठीक आंसर है और बहुत ही टेक्निकल आंसर है। आई रियली अप्रिशिएट, या तो आप होमवर्क करके आए हो,
है ना। अब पढ़ के आए हो एसएम कैप्सूल, है ना, तभी आपको इतना अच्छे से इतनी टेक्निकल चीजों का पता है। तो एक आंसर है कि हमें फ्यूचर सर्कमस्टांसेस का पता चल सके, है ना, कि कल को क्या होने वाला है, कि कल को अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस आ गए, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, तो कैसे हमारी कंपनी उनसे रिएक्ट करेगी, कैसे हमारा बिजनेस चलता रहेगा, है ना। चलो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं स्ट्रेटेजी का, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्ट्रेटेजी। छोड़ो अभी क्या बड़े बड़े बिजनेसेस पे जाना, अभी उनको 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। अपने पर्सनल लेवल पे सोचो, बीइंग अ सीए स्टूडेंट आप सोचो दोस्तों, आप लोग भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप लोग भी तो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, है ना। आपका टारगेट क्या है, सर हम ना अच्छे सीए बनना चाहते हैं, अपने अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहते हैं, यही आपका टारगेट है। तो ये है आपका टारगेट जो आप मीट करना चाहते हो। अब इस टारगेट को मीट करने के लिए आप सब लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हो कि नहीं बनाते हो? सर बिल्कुल बनाते हैं। हम तो सुबह शाम यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम सीए बनने वाले हैं, है ना, कैसे हम सीए के टारगेट को मीट करेंगे, है ना। आप सोचते हो कि सर हमें ना ये पेपर की तैयारी करनी है, इंटर के बोथ ग्रुप है, तो उसमें हमारे पास 6 पेपर हैं, 3-3 ग्रुप्स का 3-3 पेपर का एक ग्रुप है ना। फिर ये हम किस किस से पढ़ेंगे, ये हम किस किस से पढ़ेंगे, फिर उनकी रिविजन्स कैसे कैसे करेंगे, ये सब स्ट्रेटजीज बना रहे हो। क्या है ये? स्ट्रेटजी ही तो है। अच्छा फिर आपकी आएगी आर्टिकलशिप, फिर आप आर्टिकलशिप को लेकर स्ट्रेटजीज बनाओगे, इंटरव्यूज की तैयारी कैसे की जाए, कहां कहां अप्लाई किया जाए, कहां कहां जाके हम आर्टिकलशिप को परस्यू करें, कि क्या हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें या ना करें, है ना। फिर ऐसे ही जब फाइनल आएगी सीए फाइनल, तब आप फिर से स्ट्रेटजीज बनाओगे कि उसमें फिर से 6 पेपर कैसे तैयारी करें, किस किस टीचर से ले, है ना। तो हम सब अपने पर्सनल लेवल पे भी तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है? जब हम कुछ सोच रहे हैं कि फ्यूचर के टारगेट को मीट करने के लिए मुझे क्या प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप सबके केस में एप्लीकेबल है। अगर अब मैं मेरे केस में बोलूं, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, है ना, तो मैं स्ट्रेटजी बनाता रहता हूं कि कैसे मैं स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाऊं, कैसे स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आए, कैसे मैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा पाऊं, है ना। तो हम लोग अपने अपने डिफरेंट पर्सनल लेवल पे भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो आप सोचो आप एक नन्हे मुन्ने बालक, है ना, एक नन्हे मुन्ने स्टूडेंट, मैं एक नन्हा मुन्ना तो नहीं, चलो मैं एक सीए, है ना, हम अपने पर्सनल लेवल पे स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। तो ये जो क्या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, रिलायंस हो गया, HCL टेक हो गया, HDFC बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, क्या इनको स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? इनको इतने बड़े बड़े बिजनेसेस चलाने हैं दोस्तों, है ना। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, जो रिलायंस की मार्केट कैप है दोस्तों, रिलायंस की मार्केट कैप है 20 लाख करोड़। गैस कर सकते हो? 20 लाख करोड़ दोस्तों, इतनी बड़ी ये कंपनी है, इंडिया की बिगेस्ट कंपनी, 20 लाख करोड़। दोस्तों ये फिगर आप सोचोगे ना, जीरोस को डालोगे, हिसाब करने बैठोगे, खत्म, है ना। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को चलाना है, उनकी स्ट्रेटेजीज तो बहुत अच्छी होनी पड़ेंगी ना। जब वो बनाएंगे अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज तो बहुत अच्छी बनाएंगे, है ना। अच्छा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। अभी सिर्फ मैं बेस बना रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कैसा है ना। एक चैट बॉक्स में आई है अल्ट्रा लार्ज कैप अल्ट्रा प्रो मैक्स, है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स, है ना दोस्तों। वैसे एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर एक टेक्निकल टर्म बताऊं तो, क्योंकि इसकी काफी अच्छी मार्केट कैप है। तो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है रिलायंस, 20 लाख करोड़ की। तो ऐसे करके आपको साथ साथ में मैं थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी दे रहा हूं। देखना आपको बैच के एंड तक
अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहां पे भी हो जाएगी। अच्छा चलो, अब दोस्तों चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि अगर आपको मोबाइल लेने जाना है, सपोज आपको आज डिसीजन लेना है कि हम एक मोबाइल फोन लेंगे, आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन प्रेफर करोगे? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे मोबाइल फोन बाय करना है, मुझे बताओ चैट बॉक्स में बताओ आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन बाय करना चाहोगे? बताओ बताओ दोस्तों, कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन बाय करना चाहोगे? ऑब्वियसली आईफोन। दोस्तों जवाब आईफोन नहीं आया, जवाब आया ऑब्वियसली आईफोन। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लिया आपने, ऑब्वियसली। दोस्तों बाकी बच्चे भी बताओ, अपनी पर्सनल चॉइस बताओ मुझे, आज मैं देखूं सही आप क्या सोचते हो। अच्छा, एक और आंसर है दोस्तों हमारे पास, एप्पल आईफोन, है ना। और कोई स्टूडेंट दोस्तों बताओ, आप कौन सा मोबाइल फोन बाय करना चाहोगे? अब आपके दिमाग में मोबाइल फोन से एप्पल ही क्यों आया? एक सिंपल सा सवाल, जब मैंने आपको सिंपल एक मोबाइल फोन बोला, आपके दिमाग में एप्पल ही क्यों आया, आईफोन ही क्यों आया, एप्पल आईफोन क्यों आया, क्यों आया? कई बच्चे बोलेंगे सर उसके स्ट्रेटजीज अच्छी है, उसके फीचर्स फोन के अच्छे हैं, उसके फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है ना। कई बोलेंगे कि एप्पल की गुडविल अच्छी है, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से हम बोल पाए कि अगर मुझे मोबाइल फोन लेना है तो मुझे ऑब्वियसली आईफोन लेना है ना। तो अगर आप देखोगे, बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ एप्पल कंपनी, ये कंपनी के लिए कितनी बड़ी विन है, कितनी बड़ी जीत है दोस्तों कंपनी के लिए, कि अगर कस्टमर मोबाइल फोन लेने का सोच रहा है तो वो बोल रहा है ऑब्वियसली आईफोन, वो किसी और का सोच ही नहीं रहा, उसके दिमाग में एक ही टारगेट आईफोन, है ना। अब ऐसे तो सैमसंग भी है, ओप्पो है, वीवो है, कितने सारे और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने सोचा भी नहीं। आपने किसके बारे में सोचा? एप्पल के बारे में। और शायद मोस्टली बच्चे एप्पल के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना। चैट बॉक्स में एक आंसर है, यूजिंग इट फ्रॉम मोर देन 7 years नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी मार्केट इतनी स्ट्रांग बना ली, है ना। कंपनी की विन क्या है? कंपनी ने अपनी मार्केट स्ट्रांग बना ली, या फिर इन अदर टर्म्स बोल लूं, जो उसका कस्टमर बेस है वो बहुत लॉयल है, यही होता है ना। कल को एप्पल का एक नया आईफोन का आ जाए, है ना, आईफोन 15 से आईफोन 16 आए, कल को 17 आए, एक साल बाद आता है ना। तो काफी लोग क्या करते हैं, पुराना बेच देते हैं, नया खरीद लेते हैं, और खरीदने भी सिर्फ एप्पल का ही है। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? एप्पल कंपनी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना लिया है जो उसके लिए बहुत लॉयल भी है ना। और इन्होंने अपने कंपटीशन को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर मैं बोलूं तो कई बार हमारा दिमाग में एप्पल के अलावा कोई और नाम ही नहीं आता, तो इसने कंपटीशन को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एप्पल है, एप्पल ने जो स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी, जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो थॉट प्रोसेसेस बनाए होंगे, वो बहुत अच्छे बनाए होंगे, है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं कि जो एप्पल की स्ट्रेटेजीज हैं वो अच्छी हैं, तभी उनको सक्सेस मिली, तभी उनको सक्सेस मिली, है ना। अब आप लोगों को ये मैंने बहुत एग्जांपल लिया बेसिक, क्या लगता है कि एप्पल ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाई होंगी? जस्ट सोचो, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत कि एप्पल की किस स्ट्रेटेजी की वजह से आज के दिन हमने ये आंसर दिया कि ऑब्वियसली आईफोन। क्योंकि अगर आप आज से 20 साल पहले जाओगे, एप्पल इतना एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना, किसी को नहीं इतना ज्यादा पता था, ज्यादा सैमसंग चलता था। आज से 20 साल पहले दोस्तों नोकिया ज्यादा चलता था,
इवन 15 ईयर्स पहले हर पर्सन के पास नोकिया होता था। ऐसा क्या हो गया 15-20 सालों में कि जो नोकिया जैसी कंपनीज वो फेल हो गई और ये जो एप्पल जैसी कंपनीज वो बहुत आगे निकल गई। आपको क्या लगता है क्या स्ट्रेटजीज एप्पल ने लगाई होंगी? बताओ, सोचो और मुझे बताओ क्या है। सर एक तो एप्पल ने ना अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बना ली है ना। हम किसी को शो ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरा एप्पल का फोन है ना। वो पहले चलता था, अब वैसे थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। एक आंसर है चैट बॉक्स में, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोल लूं या फिर जो फीचर्स बोल लूं इनके फोन में जो आते हैं, लेटेस्ट फीचर्स आते हैं जो किसी और स्मार्टफोन में जनरली आपको नहीं मिलते, है ना। कैसे पॉसिबल होता है ये पॉसिबल होता है थ्रू इनोवेशन, है ना। एप्पल कंपनी ने बहुत सारा इनोवेशन किया होगा जिसकी वजह से आज के दिन उनके फोन में काफी सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम बोल पाए ऑब्वियसली आईफोन, है ना। और इसी वजह से दोस्तों एप्पल आज के दिन थाउजेंड ऑफ करोड़ के प्रॉफिट कमा रही है, थाउजेंड ऑफ करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इवन इसकी आप मार्केट वैल्यूएशन देखोगे दैट रन्स इन ट्रिलियन ऑफ यूएसडी, 2 या फिर 3 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी इनकी आज के दिन मार्केट कैप है। तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये ग्रो कर चुकी है ना। कुछ और आंसर है चैट बॉक्स में। इट्स प्राइस स्ट्रेटेजी टू मेंटेन ऑलवेज हाई प्राइस, ये भी ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, देखना मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं। तो एक पॉइंटर हमने कवर किया स्ट्रेटेजीज के बारे में। पहली स्ट्रेटेजी हमने बोली कि उसके में टेक्नोलॉजी थी, फीचर्स थी, है ना, जिसको मैंने इनोवेशन बोला। सेकंड आपने बोला कि उसका जो एक हाई प्राइस है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, क्या कभी हाई प्राइस भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। खुद सोचो कि जब हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कस्टमर ज्यादा आए तो हम लो प्राइस रख देते हैं। बट एप्पल जैसी कंपनी ने बहुत ही हाई प्राइस रखा, है ना। 1 लाख से फोन नीचे कम आते ही कम है, 1.5 लाख तक भी इनके फोन आ रहे हैं। तो इन्होंने बहुत हाई प्राइस रखा। तो क्या हाई प्राइस भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है? दोस्तों बिल्कुल हो सकती है ना। देख लो एप्पल के केस में इनकी एक स्ट्रेटेजी रही कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेंगे, उसकी वर्थ है या नहीं है। इवन पहले चला था एक क्लीनिंग पेपर था, है ना, एक क्लोथ था, क्लीनिंग क्लोथ था, शायद वो 1500 या 2000 का एप्पल बेच रही थी। एक छोटा सा क्लीनिंग क्लोथ था, है ना। तो उन्होंने उसका भी इतना हाई प्राइस रखा, वरना वो कपड़ा आपको 10-20 रुपए का मिल जाए, एप्पल बेच रही है 1500 का, 2000 का। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? उनकी स्ट्रेटजी ही यही है, हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे, अपनी ब्रांड वैल्यू, गुडविल बना के रखेंगे, है ना। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसके बारे में भी हम अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। देखो इनोवेशन ये भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी में पढ़ने जा रहे हैं, क्या होती है इनोवेशन, कैसे कर सकते हैं। फिर ये जो हाई प्राइस है ये भी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज है, इसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा क्या आंसर्स है? एक्सक्लूसिव ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है कि इनका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो सिर्फ इनके पास ही है ना, कोई और नहीं यूज कर सकता, ना ही ये लोग एंड्रॉयड यूज करता है। तो एक्सक्लूसिविटी है इनके पास, अगेन दैट इज पार्ट ऑफ इनोवेशन। कि जब सारी दुनिया एंड्रॉयड यूज कर रही है ना, सबके सब फोन्स एंड्रॉयड पे है, इन्होंने अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया iOS। दोस्तों आपको पता है स्टार्टिंग में ना iOS में जब इन्होंने लॉन्च किया बहुत बग्स थे, बहुत बुरा हाल था iOS का। एक टाइम पे एंड्रॉयड सुपीरियर हुआ करता था iOS पे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एप्पल ने अपनी गलतियों से सीखा, उसमें इनोवेशन और करते रहे, जिससे क्या हुआ, इनका फोन आईफोन iOS आज के दिन अनबीटेबल हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज विद डिस्प्ले टच, बिल्कुल अगेन इनोवेशन, है ना, कि ये लोग बहुत फास्टली इनोवेट कर रहे हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल ली एप्पल की, एक हमने केस स्टडी देखा कि कैसे एक एप्पल जैसी सक्सेसफुल कंपनी कैसे इतनी बड़ी बनी, कैसे उनको इतनी सक्सेस मिली, है ना। कोई और एग्जांपल ले,
ऐसे ही हम एक बिजनेस सिनेरियोस के थ्रू, बिजनेस केस स्टडीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये तो दोस्तों एक बार आप ये एग्जाम्पल नोट करो, है ना। एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है ना, एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है कि कैसे चीजें बननी शुरू हुई, कैसे चीजें एग्जिस्टेंस में आई, है ना। चलो एक काम करो, इसको लिखो जरा, चाहे तो जैसे मर्जी लिख लो, बस मैं आप ये चाहता हूं कि अगर आप फ्यूचर में कभी पढ़ो तो आपको बेस चीजों का क्लियर हो, है ना। एग्जाम से ये नहीं जरूरत, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपको कि आप एप्पल का फोन क्यों बाय करना चाह रहे हो, है ना। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको चीजों का पता हो। चलो चलो, और किसी और कंपनी की केस स्टडी डिस्कस करें, किसी और कंपनी की करें। चलो आओ, चलो एक काम करो दोस्तों, अगर तो आपने साथ साथ नोट कर लिया ना तो अच्छी बात है, वरना मैं क्या करूंगा, डेली की डेली ये जो आपके मेरे क्लास नोट्स है ना, जो भी मैं अपनी स्क्रीन पे लिख रहा हूं क्लास नोट्स, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि जब हम क्लास पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस क्लास की तरफ होना चाहिए, कि जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उसको अच्छे से सीखो, समझो, चैट बॉक्स में चैट पे पार्टिसिपेट करो, है ना। अगर आपका मन है तो ये लिखने वाला काम आप क्लास के बाद भी कर सकते हो, आपको डेली की डेली ये नोट्स मैं सारे प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ठीक है। ऐसे ठीक रहेगा, है ना। हम ज्यादा एक्टिवली चैट में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बच्चे भी जो भी लाइव हैं, सबसे एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, है ना, जितना एक्टिव रहोगे उतना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चल अच्छा, अब दोस्तों एक और केस स्टडी लेते हैं, जोमैटो की ले। जोमैटो आप सब डेली यूज करते हो, है ना। जब आपको पिज्जा खाने का मन करता है, बाजार से कुछ ऑर्डर करने का मन करता है, आप जोमैटो की ऐप खोलते हो, ऑर्डर कर देते हो, है ना। अच्छा, अब अगर दोस्तों मैं जोमैटो के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूं, सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर्स की, तो पहले जोमैटो एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। अगर आप आज से 1 साल पहले जाओगे, जोमैटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। आज के दिन जोमैटो बन चुकी है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और ये लिस्टेड भी है स्टॉक मार्केट पे, लिस्टेड भी है ना। बिल्कुल ठीक है, आपको काफी अच्छी नॉलेज लग रही है, इसका सॉलिड रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मैं न्यूज दिखाऊं, यहां पे मैंने जोमैटो की न्यूज खोली थी, यस देखो, जोमैटो इट्स फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट इन पॉकेट, है ना। पहले ये लॉसेस करती थी, टर्न्स फोकस ऑन ब्लिंकिट। अच्छा, पहले जोमैटो ना सिर्फ जोमैटो का काम करती थी, फूड डिलीवरी बिजनेस में थी। आज से 2-3 साल पहले इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, ग्रोफर्स बाद में ब्लिंकिट बना, है ना। ब्लिंकिट क्या है, जिसपे आप ग्रोसरी आइटम्स कितना कुछ फटाफट से ऑर्डर करके डिलीवर हो जाता है ना। तो अगर आप जोमैटो के देखोगे फाइनेंशियल्स, पहले यहां पे लॉसेस हुआ करते थे, है ना, देखो, बट अभी इनके प्रॉफिट्स हो गए हैं, फुल ईयर में प्रॉफिट्स हुए। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा क्या किया जोमैटो ने कि ये जो पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, आज के दिन ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। सोचो ऐसा जोमैटो ने क्या किया होगा। ये जो जोमैटो की मैनेजमेंट है ऊपर जो बैठी है ना, जोमैटो के सीईओ कौन है, दीपिंदर गोयल, है ना, अगर आपने सुना होगा तो वो है, और भी काफी सारे एग्जेक्टिव्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है। उन्होंने कुछ एक स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी, है ना, कुछ एक बिजनेस को मेकओवर किया होगा कि हम जो पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसको हम कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, आपको जब भी आप ऑर्डर करते हो, है ना, एक प्लेटफॉर्म फीस चार्ज होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी। पहले ये प्लेटफॉर्म फीस 0 हुआ करती थी, फिर उन्होंने बढ़ाई, 2 रुपए पर ऑर्डर करी, फिर बढ़ाई 4 पे ऑर्डर करी, और अब शायद लेटेस्ट 6 रुपीज पर ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस करती, है ना। पहले इन्होंने
डिलीवरी फी रखी। तो जोमेटो की पहले जो डिलीवरी थी वो फ्री हुआ करती थी, है ना, कोई भी हमें डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। बट विद टाइम इन्होंने डिलीवरी चार्जेबल कर दी, उसके पैसे लेने शुरू किए, है ना, जोमेटो गोल्ड निकाला। दोस्तों ये सब क्या है, ये जो ऊपर बैठे हैं एग्जेक्टिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, वो बैठी स्ट्रेटजीज ही तो बना रही है, कैसे हम जोमेटो के बिजनेस को अच्छा चलाएं, कैसे इस लॉस मेकिंग कंपनी को फ्यूचर मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाए, है ना, कैसे बिजनेस को सस्टेन करें, लंबे समय तक चलाते रहे। तो ऐसी बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ही हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम सीखेंगे क्या क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकता है, लगा सकता है, कैसे वो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, क्या थॉट प्रोसेसेस रहेंगे। तो ये सब हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले। अच्छा दोस्तों एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं, है ना, देखना। हमारी जैसे मेरे पापा का डिपार्टमेंटल स्टोर था, है ना, किराने की शॉप थी। तो उधर क्या होता है, कई बार मैं शॉप पे जाता था ना, तो जब कस्टमर आता था तो वो बोलता था हमें सर्फ दे दो, है ना, हमें सर्फ दे दो। दोस्तों सर्फ क्या होता है आपको पता है? सर्फ एक डिटर्जेंट पाउडर है ना, डिटर्जेंट पाउडर जिससे कपड़े धुलते हैं। अब अगर आप देखोगे ये जो प्रोडक्ट है, मान के चलो ये जो पैकेट है, ठीक है, इट इज सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल, है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर है। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट एक डिटर्जेंट पाउडर है। सर्फ एक्सेल तो दोस्तों इसका एक ब्रांड नेम है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है ना, HUL का एक ब्रांड है। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने सर्फ एक्सेल ब्रांड की मार्केटिंग इतनी अच्छी कर दी, इतनी डीपली कर दी कि आज के दिन हम जैसे हर इंसान इसको सर्फ ही बोलना शुरू कर दिया। इवन डिटर्जेंट पाउडर तो कोई बोलता ही नहीं है। अब आप शॉप पे जाते हो, आप क्या बोलते हो? सर्फ दे दो, है ना। चाहे आपको सर्फ व्हील का लेना है या फिर टाइड का लेना है या एरियल लेना है, आप क्या बोलते हो? सर्फ दे दो, है ना। बट वो एक्चुअली में क्या है? वो एक डिटर्जेंट पाउडर है प्रोडक्ट। सर्फ एक्सेल तो एक ब्रांड था। तो आप देख रहे हो ये HUL ने सर्फ एक्सेल की मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग कर दी, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग कर दी कि प्रोडक्ट का नाम आप प्रोडक्ट के नाम से नहीं जानते, डिटर्जेंट पाउडर से नहीं जानते, उसके ब्रांड वैल्यू से जानते हो कि वो एक सर्फ है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कोलगेट, है ना। कोई आप में से टूथपेस्ट बोलते हैं? बहुत कम बोलते होंगे लोग, है ना। जनरली जब मैं पे शॉप पे जाता था मैंने तो ये देखा कि लोग आके बोलते थे कोलगेट दे दो। अब चाहे उन्हें डाबर रेड चाहिए, चाहे उन्हें पेप्सोडेंट चाहिए, चाहे उन्हें क्लोजअप चाहिए, लोग पता क्या बोलते थे? भैया हमें एक डाबर रेड की कोलगेट दे दो। एंड आई वाज लाइक भाई डाबर रेड चाहिए कि कोलगेट चाहिए, है ना। कोई आता था हमें क्लोजअप की कोलगेट दे दो। तो कोलगेट ने भी क्या किया, टूथपेस्ट, है ना, टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट था, इसकी कोलगेट की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग कर दी, ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग कर दी कि हम लोगों ने टूथपेस्ट बोलना ही बंद कर दिया। जनरली लोगों ने कोलगेट कोलगेट ही बोलना शुरू हो गए, है ना। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूं डिटॉल की, एक एग्जांपल लेते हैं डिटॉल की। दोस्तों डिटॉल एंटीसेप्टिक है ना, वो जो शीशी से नहीं आती ऐसे, वो डार्क ब्राउन से कलर का लिक्विड होता है एंटीसेप्टिक वाला, है ना। हम उसको एंटीसेप्टिक कभी बोलते ही नहीं है। कभी बोला किसी ने कि हमें एंटीसेप्टिक चाहिए? सब बोलते हैं कि हमें डिटॉल दे दो, हमें डिटॉल दे दो, है ना। तो ऐसे बहुत और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें ये कंपनीज ने अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग कर ली कि लोग इनके ब्रांड से ही उस प्रोडक्ट को जानने लग गए। कोई नहीं बोलता कि हमें एंटीसेप्टिक दे दो, सब बोलते हैं डिटॉल दे दो, सब बोलते हैं कॉलगेट दे दो, है ना, बोलते हैं सर्फ दे दो। मैं मोस्ट ऑफ द टीम की बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप सही नाम से भी जानते हो, है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही तो हैं जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस को
इतना ऊपर लेके जा पाए, इतने अच्छे स्केल पे लेके जा पाए, है ना। एप्पल जैसी कंपनीज दोस्तों हाई प्राइसिंग करके भी अपने ब्रांड की वैल्यू इतनी स्ट्रांग कर पाई, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। अब अगर मैं लग्जरी ब्रांड्स की बात करूं, गुच्ची की बात करें, अपन अरमानी की बात करें, या फिर वॉचेस सेगमेंट में आ जाऊं, रोलेक्स की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत हाई एंड है ना। वो कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, है ना, मान के चलो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दो कंपनीज हैं, एक कंपनी इसको मान के चलो 10,000 में बेच रही है और एक कंपनी इसी को 35,000 में भी बेच रही है ना। सिंपल सा प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन ही ले लो, ठीक है। किसी किसी कंपनी का, जैसे जो लोकल कंपनीज होती है माइक्रोमैक्स एंड ऑल, वो 10,000 में भी बेच रही है, और कुछ जो है ओप्पो वगैरह वो 35,000 में बेच रही हैं। और इधर यही आपकी एप्पल जैसी कंपनीज मोबाइल फोन 1.5 लाख में भी बेच रही है। तो प्रोडक्ट सेम ही है ना, मोबाइल फोन है, बट उसमें फीचर्स अलग अलग हैं, इनोवेशन अलग अलग है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है दोस्तों, प्राइसिंग अलग अलग है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो ज्यादा बिकेगा। हो सकता है ये जो 10,000 वाली कंपनी है वो सिर्फ 100 यूनिट्स ही बेच पाती हो, जबकि एप्पल हमारी 5,000 यूनिट्स बेच देती होगी। पॉसिबल। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने सस्ता प्रोडक्ट बेचा ज्यादा बिकेगा, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये मार्केट डायनामिक्स है। हमें अपने प्रोडक्ट को समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें हमारे कस्टमर को समझना होगा कि हमारा कस्टमर कितना पे कर सकता है, हमें हमारे कंपटीशन को समझना होगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो इस सब का ज्ञान आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मिलने वाला है ना। तो अगर यहां पे मैं लिखूं हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा कस्टमर क्या पे कर सकता है, कंपटीशन क्या है, तो ये सब चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हमें बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेंगे। तो आप देखोगे धीरे 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 आप इक्विप हो जाओगे एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस नॉलेज के साथ। और मैं आपको लिंक करवाऊंगा इसको प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ, प्रैक्टिकल केस सिनेरियोस के साथ, ताकि आपको चीजें प्रैक्टिकली समझ आए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कंपनीज डिसीजन लेती हैं, कैसी कंपनीज अपने बड़े बड़े बिजनेसेस को ग्रो करती हैं। क्लियर है। तो कई बार क्या होता है, जैसे जोमेटो जैसी कंपनीज, है ना, ये लॉस मेकिंग होती हैं, प्रॉफिट में चले जाती हैं। क्यों गई, क्योंकि इन्होंने ये जो स्ट्रेटजीज बनाई वो अच्छी हुई, कामयाब हुई, बिजनेस चल पड़ा। बट ये जरूरी नहीं है ना। अब आप कंपनी लो, जैसे पहले किसी टाइम पे चलती थी नोकिया, मोबाइल फोन बनाती थी, आज के दिन में खत्म हो गई, है ही नहीं। कोडक कंपनी होती थी, कैमरास बनाती थी, है ना, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे, आज के दिन कहां है दोस्तों, खत्म ही हो गई, है ना। अच्छा दोस्तों, अगर आपने पहले एक देखा होगा रिसेंट एक एग्जांपल, फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल तो आपने नहीं सुना होगा, आपने सुन के रखा होगा इजी डे के बारे में, सुना है इजी डे? आउटलेट्स होते हैं जहां पे आप जाके, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, इजी डे, बिग बाजार, तो ये इनके आउटलेट्स है। आज के दिन दोस्तों कंपनी कहां है, कोई अता पता नहीं है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है ना, खत्म हो चुकी है। ऐसे ही पेटीएम जैसी कंपनीज, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी, है ना, आरबीआई ने इनको डायरेक्शन दे दी कि आप अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करो, खत्म करो अपना ये बिजनेस। तो क्या हुआ इन कंपनीज के साथ दोस्तों, इन कंपनीज ने भी तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी, इन कंपनीज ने भी तो दिमाग चलाया होगा। जो पेटीएम के विजय शेखर साहब हैं, फ्यूचर रिटेल के मालिक हैं, इनके सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या इन्होंने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा। क्या इन्होंने स्ट्रेटजीज नहीं बनाई होंगी? जरूर बनाई होंगी। बट दोस्तों कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलत इंप्लीमेंट किया होगा या गलत सोच लिया होगा, जिसकी वजह से इनके बिजनेसेस फेल हो गए।
तो हम यहां पे ये भी सीखेंगे इस सब्जेक्ट में कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर स्ट्रेटजी बनाई तो बिजनेस अच्छा ही चलेगा, ग्रोथ ही होगी। अगर स्ट्रेटजी में कुछ कमी रह गई दोस्तों तो आपके बिजनेसेस फेल भी हो सकता है ना। अभी जस्ट मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूं। कल को जब हम शुरू करेंगे प्रॉपर सब्जेक्ट डिटेल में जाएंगे, तब हम हर टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में। बिजनेस वर्ल्ड एक अथाह वर्ल्ड है ना। अगर मैं आपको ये न्यूज दिखाऊं, है ना, कुछ न्यूज एनालिसिस करते आओ। देखो, एक ये न्यूज है यहां पे, कब की न्यूज है, 31 जुलाई की है, कल की न्यूज ही है। क्या बोल रही है, टाटा ग्रुप ड्रॉप्स प्लान टू एक्वायर स्टेक इन वीवो इंडिया ओवर एप्पल्स ऑब्जेक्शन। तो अगर आपको पता हो, एप्पल कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, तो उसका और टाटा का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जीवी है, जिसमें वो लोग मिलके इंडिया में एप्पल आईफोन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। तो टाटा ग्रुप अब चाहती थी कि वो वीवो को भी खरीद ले, वीवो इंडिया को भी खरीद ले, बट एप्पल ने आके मना कर दिया। एप्पल बोलती है ऐसे कैसे, जब आप हमारे आईफोन्स बना रहे हो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप वीवो को मत खरीदो। तो यहां पे टाटा ग्रुप ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया कि वो वीवो को खरीदेगा। तो ये क्या है दोस्तों, मर्जर एंड एक्विजिशंस, है ना। टाटा ग्रुप चाहता था कि वो वीवो को खरीद ले, तो जो वीवो का सारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, कस्टमर बेस है, टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, सबका एक्सेस टाटा ग्रुप को एक ही बार मिल जाएगा। जब वीवो कंपनी की ओनर बन गई टाटा, तो टाटा फिर सब उसको चलाएगी। टाटा ये चाहती थी, बट एप्पल ने आके बीच में टांग अड़ा दी। एप्पल बोलती है ऐसे कैसे, है ना। तो टाटा को अपना ये मर्जर एंड एक्विजिशन वाला ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको ड्रॉप करना पड़ा। तो उसके बारे में भी दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या होता है, कब एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो टाटा ग्रुप ने तो पहले सोचा कि वो वीवो को खरीद लेगी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, बट एप्पल की वजह से उन्हें उस स्ट्रेटजी को ड्रॉप भी करना पड़ सकता है। तो बहुत बार हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस भी करने पड़ते हैं, है ना। तो अभी एक सिर्फ हाई लेवल पे मैं आपको चीजों का ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, तो अगर आप देखोगे, अब ये है टाटा स्टील की न्यूज, आज की ही न्यूज है। क्या बोल रहे हैं, टाटा स्टील का जो जून में क्वार्टरली प्रॉफिट है वो राइज हो गया 75% टू ₹919 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट बढ़ गया 75% से। कितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं प्रॉफिट्स दोस्तों। कुछ तो इन्होंने अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, कुछ तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज पे काम किया होगा, अपने बिजनेस पे काम किया होगा, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट हुई, है ना। हम वो सब सीखेंगे। अच्छा, फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं डंजो जैसी, है ना। देखो, ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो, सुना होगा आपने डंजो का नाम, है ना। आप डंजो से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो फेसेस अनदर इंसॉल्वेंसी केस एज क्रेडिटर फाइल्स आईबीसी एप्लीकेशन। तो एक जगह तो जोमेटो जैसी कंपनीज हैं जो बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, उनका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, और एक जगह ये डंजो जैसी कंपनीज है जो सेम स्पेस में है, डिलीवरी स्पेस में है, बट यहां पे इनको इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ रहा है, इनके बिजनेस बंद होने की कगार पे है। दोस्तों व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन जो सक्सेसफुल कंपनीज और अनसक्सेसफुल कंपनीज, उनकी स्ट्रेटजीज, कि वो उनके मालिकों ने, जो उनके सीईओ, सीएफओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई, कैसे उनको इंप्लीमेंट किया। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और न्यूज है, बायजूस आप सबने सुना होगा। बायजूस का नाम एक एडटेक प्लेटफॉर्म है ना। है क्या, था ही बोलूंगा, किसी टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, अब आज के दिन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है ना। न्यूज हेडलाइन क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद बायजूस विच वॉज वंस वैल्यूड एट $22 बिलियन। दोस्तों कितनी बड़ी रकम है, $22 बिलियन। तो
बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले इनकी वैल्यूएशन 22 बिलियन थी। आज के दिन इनकी वैल्यूएशन दोस्तों 99%, 95% क्रैश कर चुकी है, खत्म हो चुकी है वैल्यूएशन। कईयों ने तो इनके लॉसेस भी बुक कर लिए। क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ ऐसा बायजूस जो एक टाइम पे इतनी अच्छी कंपनी थी, आज के दिन खस्ता हो चुकी है? कुछ इनकी स्ट्रेटजीज में भी दिक्कत रही होगी, कुछ इनकी बिजनेस मैनेजमेंट में भी दिक्कत रही होगी, है ना। तो ऐसे करके हमें हर चीज को अच्छे से समझना है कि हम जो बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाएं वो अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, बिजनेस आपका लंबे समय तक चलता रहे। ऐसा ना हो कि 1-2 साल बाद बिजनेस आपका तहस नहस होके खत्म हो जाए, है ना। चल, तो ऐसे ही आप देख सकते हो पेटीएम का, जैसे मैंने बताया, द राइज एंड स्टनिंग फॉल ऑफ पेटीएम। तो बहुत बार होता है कि हमारी कंपनीज ग्रो तो करती है, अच्छे लेवल पे चले जाती है, बट उसके बाद दोस्तों कुछ ना कुछ खराब मैनेजमेंट हो जाती है, या स्ट्रेटजी अच्छे से बनाते नहीं, या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं करते, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल में चेंजेस आ जाती है। जैसे इनको एक आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया कि आप अपना बिजनेस बंद करो, तो इनको करना पड़ा, है ना। तो हमें यहां पे हर चीज को समझना है। आप ये मत सोचना कि हमें तो सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो तो पढ़ने ही है, बट हम यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज लेके चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वो बहुत ही शानदार शानदार वाली हो जाएगी। चल, है ना। तो ऐसे ही कई बारी देखो गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे न्यूज है, गवर्नमेंट कट्स डाउन विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल टू 4600 पर टन। तो गवर्नमेंट कई बार टैक्सेस में प्लस माइनस कर देती है ना। अगर आप एक्टिव रहते हो तो फाइनेंस टैक्स आता है, फाइनेंस बजट्स आते हैं, जिसमें जीएसटी के रेट्स, कस्टम ड्यूटी के रेट्स, आपके इनकम टैक्स के रेट्स गवर्नमेंट कई बार ऊपर नीचे करती रहती है। तो बहुत बार चीजें आउटसाइड वर्ल्ड में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अगर देखा जाए वर्ल्ड में बहुत कुछ घटता है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती रहती है, कंपनीज बहुत कुछ करती रहती है, कॉम्पिटिटर्स बहुत कुछ करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, मार्केट चेंज हो जाती है, इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड में ना बहुत कुछ होता रहता है। तो उसकी एक बहुत डिटेल्ड तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों क्लियर है? आई होप आई वॉज एबल टू गेट योर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जाने वाला है और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारी केस स्टडीज हम करेंगे डिस्कस, चीजों को याद भी करेंगे, मेमोराइज भी करेंगे अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। कल हम प्रॉपर शुरू करेंगे आईसीए के कंटेंट के हिसाब से, है ना। आज तो हमने सिर्फ एक बेस बनाया, मैंने आपसे डिफरेंट बिजनेस स्टडीज सर्च की, डिस्कस करी क्या होता है, कैसे होता है। एक आपके दिमाग का जो दरवाजा होता है ना, अभी आज मैंने उसको सिर्फ खोला है कि आपके दिमाग का दरवाजा खुल जाए। कल से जब क्लासेस हम लेंगे तो उसके अंदर मैं ज्ञान डालना शुरू करूंगा, उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन डालना शुरू करूंगा आईसीआई के हिसाब से भी, कि आप एग्जाम्स क्लियर कर पाओ, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम खूब सारा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये जो नोट्स हैं ये तो एक बार आप नोट कर सकते हो, बट ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है, दिस वाज जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन। तो आपको ये क्लास नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो, वहां पे सब अपडेशंस मिल जाएंगी, है ना। तो उधर मैं आपको ये भेज देता हूँ नोट्स, एक बार आप नोट कर लेना अगर चाहिए तो। बाकी मिलते हैं कल सुबह 7:30 क्लास से, ठीक है, और आगे की क्लास डिस्कशंस शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाय बाय।